मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, अभी एक वीडियो मैंने पिछले रविवार को पोस्ट किया था अपने चैनल पॉडकास्ट पे, चाय पे चर्चा विद भास्कर में। तो वो उत्तराखंड में जो समस्याएं इस वक्त जो ज्वलन मुद्दा चल रहा है, पहाड़ी वर्सेस देसी, तो उस पर जो प्रेमचंद अग्रवाल ने स्टेटमेंट दिया था उस पर, और जो भू कानून और मूल निवास की बात हम कर रहे हैं, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था और उस पर मैंने अपने खुद का एग्जाम्पल कोट किया था कि किस तरह के हालात हैं और रोजगार में किस तरह के हालात गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने हमारे सामने हालात पैदा किए हैं। जबकि 25 साल से जो है हम राज्य के रूप में रह रहे हैं, लेकिन उस राज्य को लेने का हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या एडवांटेजेस मिले, कि हमारे पहाड़ ने क्या तरक्कियां की, तो उसमें ऐसा इस संदर्भ में वो वीडियो बनाया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का विकास जब नहीं हो पा रहा था, जब ये राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो इसको गौण रूप में हाशिए पर इसको डाल दिया गया था। मुलायम सिंह यादव के समय में तो बहुत ही अत्याचार भी हुआ, और उस समय कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने, उनकी सरकार ने 27% रिजर्वेशन उत्तराखंड को दिया, लेकिन उसका लाभ उत्तराखंडियों को के बीच में जो 2% समुदाय था, केवल उसको उसका लाभ मिल पा रहा था। इसलिए उत्तराखंड के लोग उसका विरोध कर रहे थे, जिसका विरोध का नतीजा ये हुआ कि कई लोगों को जो है गोलियां खानी पड़ी और बहुत लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद जो ये उत्तराखंड राज्य की जो मांग बढ़ी, वो पुरजोर बढ़ती गई, और फिर जो है पहाड़ के लोग सड़कों पर उतर आए थे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मूल निवास। कई हमारे भाई बंधुओं को पता नहीं है कि आखिर मूल निवास की जो लड़ाई लड़ी जा रही है सरकारों से, वो आखिर है क्या, भू कानून आखिर है क्या, या मूल निवास प्रमाण पत्र क्या चीज है। इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मैंने वो वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने काफी सराहा उसको, और उसको आप लोग काफी देख रहे हैं, और काफी एक तरह से वो वायरल हो रहा है, और बहुत से अच्छे उसमें आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, और जिनका कि मैं स्वागत करता हूं। मैंने उन कमेंट्स का जो है रिस्पॉन्स भी देने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि हमारे लिए तो लड़ना ही है हमको, लेकिन जो हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे भाई बहन हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य खराब ना हो। और जो राज्य जिन बातों को ध्यान में रखते हुए ये राज्य निर्माण की बात हुई थी कि हमारे जो युवा हैं वो पलायन कर जाते थे, और बहुत बुरा हाल था। पूरा उत्तराखंड खाली हो चुका है, खासकर पहाड़ी इलाका खाली हो चुका था। सारे लोग बाहर पे नौकरियां कर रहे हैं, और पलायन बड़ी जबरदस्त तेजी से हुआ। और जब उत्तराखंड राज्य बन गया, वो बनाया इसलिए था कि ताकि रिवर्स प्लान हो, लेकिन वो रिवर्स प्लान भी आपको कहीं हमें देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें जो उसमें जो जनसंख्या जो रहती थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो वो उस पर कोई काम इस तरह से देखा नहीं गया सरकार के द्वारा, उस पर कोई उसको लापरवाही बरती गई। उसमें उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास की जो सीमा है उसको लागू करने की मांग की जा रही है। जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, आम जनता जो है आंदोलन कर रही है। देश में मूल निवास यानी कि अधिवास जिसको हम कहते हैं को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन एक जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि देश में जब 1950 में जब संविधान लागू किया गया, तो जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। ये उस नोटिफिकेशन में, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीटली क्लियरली डिक्लेरेशन में था। और वर्ष 1961 में
तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पष्ट किया था 1961 में दोस्तों कि जो है जो लोग 1950 से पहले से जो लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उनको वहां का मूल निवास अधिवास जो है आदिवासी माना जाएगा, उनको मूल निवासी माना जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर उनके लिए एक विशिष्ट आरक्षण की भी व्यवस्था चलाई गई और भी कई योजनाएं चलाने का प्रावधान किया गया। पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए ही अलग राज्य की मांग की गई थी, ताकि पहाड़ जो एकदम प्योर पहाड़ हैं, मैदानी इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्योर पहाड़ हैं जहां पे कि पूरा मास पहले रहा करता था, जो कि प्लान कर गया है, आधे से अधिक लोग प्लान कर चुके हैं। 1700 से अधिक गांव घोस्ट हाउसेस के, घोस्ट विलेजेस के रूप में दुनिया जानने लगी है, क्योंकि वो खाली हो गए हैं। उत्तराखंड के बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जी की अगुवाई में जो भाजपा सरकार ने राज्य की मूल निवास और स्थायी निवास को कहा कि ये एक ही माना उन्होंने उसको, और इसकी कट ऑफ डेट उन्होंने तय की कि 1985 होगी, यानी कि 1985 तक जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको मूल निवास दिया जाए, वो मूल निवासी माना जाए। आपकी बात समझ में आ रही है कि 1985, और इस समय जो सड़कों पे आंदोलन चल रहा है वो चल रहा है कि 1950 में, जो कि संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था कि सारे भारतवर्ष में जो लोग जहां पर हैं वहां पे उन 1950 से जो पहले रह रहे हैं वो मूल निवासी माने जाएंगे। लेकिन नित्यानंद स्वामी जी की जो सरकार थी उन्होंने इसकी समय सीमा बढ़ा दी और 1985 तय कर दी, जिसमें कि 1985 तक जो लोग पहले रह रहे हैं उनको मूल निवासी माना जाए। ये भी गलत था और इसीलिए 1950 कानून की मूल निवास की बात की जा रही है, जबकि पूरे देश में आपको मैंने जैसे बताया कि 1950 से ये डिक्लेरेशन है, ये प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में है। उसके बाद भी वर्ष 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य भी किया 2010 में। लेकिन वर्ष सॉरी दोस्तों, गला खराब है, 2012 में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर 2000 यानी कि राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहां का मूल निवासी माना जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी सिस्टम ने और इन नेताओं ने उस नोटिफिकेशन का विखंडन किया, उसके अगेंस्ट गए और उत्तराखंड की यह दशा कर दी। अदालतों ने इसकी यह दशा कर दी। इसको उसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन उस समय जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं की, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, समय समय पर यहां पे मूल निवास का मुद्दा कई बार उठ चुका है। इन राज्यों में भी 1950 को मूल निवास का आधार वर्ष माना गया और इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। एक निंदनीय विषय है और एक चिंतनीय विषय है कि इस पर जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो इसके लिए क्रांतिकारी रूप से सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष दिसंबर में देहरादून में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर दिल्ली में भी लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की कानों में जू तक नहीं रह रही है। सरकारें इस पर मौन चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या वो किसी अन्य पार्टी के दल के नेता हो, वो कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है। कोई भी इस पे आम आदमी, आम जनमानस के साथ, आम पहाड़ी लोगों के साथ में
कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो इसलिए इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ये जो हमारी मांगे हैं इनका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। पर दोस्तों, अगर हमने समय रहते हुए इसका विरोध नहीं किया और हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो मैं आपको बता रहा हूं, हम कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो जाएंगे। हम जो है उत्तराखंडी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो नष्ट हो जाएगी दोस्तों। जो कुमाऊनी सभ्यता है, जो गढ़वाली सभ्यता है, जो जौनसारी सभ्यता है, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने जिन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, कुमाऊं के लोगों ने और गढ़वालियों ने इस पर जो है संघर्ष किया, अपनी बलिदान दिए, तो वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। जो जिस तरह से वर्तमान चीजें 25 साल में हुई हैं, गांव हमारे बंजर पड़े हुए हैं और गांव के लोग पलायन कर गए हैं, घोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने वर्षों में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच से ही नेता बने हैं, हमारे बीच के ही पहाड़ी लोग हैं जो नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कोई संज्ञान नहीं दिया। वो मैदानी एरिया में चुनाव लड़ते हैं और मैदानी एरिया के लिए ही डेवलपमेंट करते हैं। वो पहाड़ों में डेवलपमेंट करने के लिए कोई राजी नहीं है। उस पहाड़ की, हमारी जो जमीन है, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उद्योग धंधों की अगर मैं बात करता हूं तो उद्योग धंधे सिर्फ लगभग 3 स्टेट में हैं, 3 जिलों में हैं। उधम सिंह नगर में आपको उद्योग धंधे मिल जाएंगे, देहरादून में आपको उद्योग धंधे मिल जाएंगे, हरिद्वार में आपको उद्योग धंधे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो 13 हमारे जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें से केवल 3 जो मैदानी इलाके हैं उन्हीं में केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ऐसा क्यों है? आपने सुदूर पहाड़ में किसी इंडस्ट्री को क्यों नहीं बसाया? आप जो है, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से भी देखते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन निकालती हैं, वो भौगोलिक स्थिति के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में तो कोई भी ऐसा पॉल्यूशन माफ कीजिएगा, खांसी से बहुत दिक्कत हो रही है, काफी टाइम से मुझे खांसी चल रही है, टाइफाइड हो गया था और 20-25 दिनों से मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूं। दोस्तों, उन पहाड़ों में क्यों नहीं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनीज को इनवाइट करते हैं? हम टाटा कंसल्टेंसी को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं? हम एक्सेंचर को क्यों नहीं इनवाइट कर रहे हैं? हम HCL को, गूगल जैसी कंपनी को अपने इन पहाड़ों में अपनी IT सेंटर खोलने के लिए क्यों नहीं उनका स्वागत कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारी सरकारें ऐसी पॉलिसीज बनाने में असमर्थ हैं? किसने उनको रोका है कि हाँ, आप हमारा विकास मत करो? हमारे जो कुछ परिवार उन गांवों में आज अगर रहते भी हैं तो वो बड़े दयनीय स्थिति में हैं। आप लोग जानते होंगे, जो उत्तराखंडी लोग हैं वो जानते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार जो गांव में काम कर रहे हैं, उनका जो जीवन यापन का जो सोर्स है वो आपको पता है, मनरेगा जैसी जो सरकार की स्कीम आती है जिसमें कि हम गलियां बनाते हैं, हम जो है रास्ते बनाते हैं, और उन रास्तों को बनाने के लिए जो बजट आता है उसमें हम लेबर का काम कर रहे हैं। उसमें हमारे भाई बहन जो है एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें 200-300 की दिहाड़ी पर डे मिलती है, उस पर उनका जीवन चल रहा है। उस पे उनके नौनिहाल उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिन सरकारी स्कूलों में या तो टीचर नदारत है, और अगर अध्यापक है भी तो वो उदासीन सा हो गया है। अब जब उन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ही इतनी नहीं है पलायन के कारण, तो अगर टीचर अवेलेबल है भी तो पढ़ाए किसको पढ़ाएगा? वो 2 लोगों को, 2 बच्चों को पढ़ाएगा, 4 बच्चों को पढ़ाएगा। क्यों नहीं आपने अभी तक अपने घोषणा पत्रों में आपने इसका जिक्र किया कि
आप जो है रिवर्स प्लान करेंगे, जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं उनको आप यहां नौकरी दोगे, तभी तो आपका रिवर्स प्लान होगा। आप यहां पे संस्थान खोलोगे, आप एम्स जैसी संस्था को गैरसैंण जैसे में या रिखणीखाल जैसे ब्लॉक में आप वहां पे खोलोगे, आप आईआईटी जैसे संस्थान है, 23-24 आईआईटी है पूरे देश में। अगर आप 1 या 2 आईआईटी भी सुदूर पहाड़ में अगर हमारे खोलते हैं तो कितना विकास होगा, कितने वो गांव डेवलप हो चुके होंगे, कितने हो जाएंगे। आप मेडिकल कॉलेज वहां पे खुलवाइए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान को ही आप बोलिए, उनका वेलकम कीजिए। मैक्स हॉस्पिटल को आप बोलिए, आप फोर्टिस हॉस्पिटल को बोलिए, आप अपोलो हॉस्पिटल को बोलिए कि आप जो है सुदूर हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल की स्थापना कीजिए। हम आपको जो है कई चीजें आपको सब्सिडी देंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस तरह से अंडमान निकोबार जैसे जो आइसलैंड है उनमें हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है, 1 सदस्य को 2 सदस्य को सरकारी नौकरी मिलती है, या फिर उसको भत्ता दिया जाता है, या फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने कागजों पर तो 70% की व्यवस्था की है कि 70% उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी उनको जॉब मिलेगी, उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये तो कहीं दिखने को मिल नहीं रहा। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पहाड़ों में करोगे ही नहीं, कारखानों को आप बनवाओगे नहीं, आप जो पॉल्यूशन लेस जो क्षेत्र हैं उनको, ऐसी कंपनीज को आप इनवाइट नहीं करोगे, तो हमारे लोग काम कहां करेंगे? जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो जिनकी वजह से गांव खाली हो गए हैं, वो अपने खेत खलियान में उन गांव में वापस कैसे आएंगे? आप मुझे समझा दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, हमें समझा दीजिए आप उत्तराखंडियों को कि आपका विकास, आपके लिए हम इस तरह की जो है स्कीम लेकर आ रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल, अच्छी शिक्षा हम देंगे। हम उन स्कूलों में पढ़ने के लिए आज भी जो है तैयार हैं। उन्हीं स्कूलों में पढ़कर हम बड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में। लेकिन अब उन सरकारी स्कूलों में संख्या नहीं है। वो संख्या तभी आएगी जब रिवर्स प्लान होगा और हमें यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो हमारे बच्चे वहां पे पढ़ेंगे। कौन मना कर रहा है? क्यों आज के डेट में सारे जिस भी पार्टी के मुख्यमंत्री के, जितनी पार्टियां हैं उनके मुख्यमंत्री आज भी केवल तीन जिलों से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं। उसमें होड़ मची होती है। वो हरिद्वार हो गया, वो आपका देहरादून हो गया, वो आपका उधम सिंह नगर हो गया। इन्हीं में मुख्यमंत्री के, खासकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आपने देखे होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर वो कांग्रेस के हों या किसी और अन्य दल के हों, वो जब चुनाव लड़ते हैं तो यहीं आते हैं। तो भैया यहां का विकास तो पहले ही हो चुका है, तो फिर इसका विकास करने के लिए आप क्यों नहीं उन जहां के आप मूल निवासी हो, जहां आपका गांव है, आप वहां से क्यों नहीं चुनाव लड़ते ताकि वहां का विकास हो सके? क्या आप मैदानी क्षेत्र का क्या विकास? आपने देहरादून जैसी जो एक टूरिस्ट प्लेस था किसी जमाने में, आपने उसको तहस नहस कर दिया। आपने भू माफियाओं के हवाले इसको कर दिया और यहाँ पे अनाप शनाप के जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए। अनाप शनाप आज इसकी ब्यूटी वो रही नहीं जो ब्यूटी के लिए जाना जाता था, वर्ल्ड फेमस हुआ करता था देहरादून। हनीमून डेस्टिनेशन से लेकर लोग बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर आते थे। उसकी आपकी जो नैसर्गिक सौंदर्यता होती है वो खत्म, नष्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डेंस पॉपुलेशन बढ़ गई है। खासकर इसमें ऐसे लोग बढ़ गए हैं जो रोजगार जो यहाँ पे कर रहे हैं। रोजगार किसको मिला है इन शहरों में? इन बड़े जो हमारे मेट्रो ये सिटी जो मेन जो जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, इसमें बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उनको इसमें रोजगार मिला है, चाहे वो व्यवसाय में रोजगार हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी तरह के सब्जी बेचने वाले से लेकर हो, या फिर वो होटल सिस्टम हो, या फिर वो जो यहाँ पे इंडस्ट्री है उनमें काम करने वाले लोग हों। आप मुझे बता दीजिए कि 70% लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो उत्तराखंडी मूल के हैं। जो टेक्निकल स्टाफ है वो उत्तराखंड मूल का है। आप मुझे बता दीजिए, गिना दीजिए
अगर आप गिनने पे आओगे, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको मुश्किल से 1% लोग मिलेंगे जो इन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आखिर मतलब क्या मतलब हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या हमारी पहचान है, हम अपनी पहचान को कैसे बनाए रखें जब हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पहाड़ों का विकास नहीं है, तो हम इन पहाड़ों को कैसे बचाएं। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चाइना बॉर्डर पे लगता है, दुश्मन देश से हमारा राज्य जो है वो सटा हुआ है। अगर इस तरह के हालात रहे तो जब गांव खाली हो जाएंगे, पहाड़ खाली हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है चाइना उसको कैप्चर करने के लिए आगे आएगा। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। मैं अपने सरकारों से अपील करता हूं कि समय रहते हुए अगर आप उत्तराखंड के जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, भू कानून का चल रहा है, मूल निवास का चल रहा है, रोजगार की जो समस्या सबसे बड़ी है वो चल रही है, इस पर अगर आप संज्ञान लेते हैं तो डेफिनेटली उत्तराखंडी तो बहुत सीधा साधा होता है, वो आपके पीछे फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने स्वार्थ के बस अपने ही ऐसो आराम के लिए सुविधाएं जुटाएंगे, तो फिर जो है ये जो आंदोलन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये एक विकराल रूप ले सकता है। और इस विकराल रूप से लेने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो है अराजकता का माहौल बन सकता है, जिससे कि न तो देश भारत को फायदा है और न उत्तराखंड को फायदा है। इसमें फिर न जाने कितने लोग अपनी जानें गंवाएंगे, न जाने ये संघर्ष क्या मुकाम लेगा, किस डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो ऐसे इस तरह के गृह युद्ध से बचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं आम जनता की तरफ से ये कहता हूँ और आम जनता को भी कहता हूँ कि आगे बढ़कर जो है बहुत संख्या में आगे आकर हर तरह से, जिस तरह से भी आपको हो सकता है, इसमें एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। और उसमें आप आगे आइए और अपने उत्तराखंड को बचाइए। ये जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, इनको हमें यहाँ से निष्कासित करना है, इनको यहाँ से भगाना है। जो हमें गाली दे रहे हैं, हमें किसी जो मनुष्य, जो लोग यूपी से आकर यहाँ बसे हैं या राजस्थान से आकर बसे हैं, हमें उनसे कोई बैर नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपसे, हमें देशियों से कोई बैर नहीं है। हमारी लड़ाई आम आदमी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई सरकारों से है, जिसमें 80% से अधिक लोग प्योर उत्तराखंडी हैं। हमारी लड़ाई उनसे है कि भाइयों, आप हमारे लिए हमारे सपनों को साकार कब करोगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, मैंने जितनी भी बातें करी हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं हर कमेंट को रीड करूंगा और उसका रिस्पॉन्स दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें, और अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस क्रांतिकारी कदम में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ूंगा। उत्तराखंड के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं पूर्ण रूप से आपका सहयोग करूंगा। मैं अपने राज्य के साथ हूं, मैं अपने उत्तराखंड के साथ हूं, क्योंकि मैं इस मिट्टी में पला बड़ा हूं। मेरा गांव भी पहाड़ में है, जहां पर कि कभी जो है 100 से ज़्यादा परिवार रहा करते थे। आज वहां पे मुश्किल से 1 और 2 परिवार रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन खेत खलियानों को दोबारा से पुनर्जीवित करूं, उन पेड़ों के नीचे अपना मकान आशियाना बनाऊं और अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति सभ्यता के विषय में बताऊं कि कितने हम लोग मिलकर रहते थे। उत्तराखंड के लोग कितने सीधे साधे होते थे, सज्जन होते थे, कितने सज्जन हैं हम आज भी। लेकिन हमसे वो पहाड़ छिन गए हैं, हमसे वो मातृभूमि छिन गई है, जिस मिट्टी में हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से उसको सींचा, जिसमें हमारे पूर्वज हल लगाया करते थे और जो है झंगोरा जैसी चीज़ों को उगाया करते थे, मंडवा जैसी जो है क्रॉप्स को उगाया करते थे हैं।
और जो है विभिन्न तरह के, जैसे कि गेहूं की दाल उगाया करते थे। अब कई तरह के इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, और गाय बच्चियों को हम पालते थे और भरपूर जो है हमारा आंगन भरा पूरा रहता था, घी और दूध की नदियां बहती थी। तो ऐसा उत्तराखंड हमें वापस चाहिए। आप लोग भी तरसते होंगे जब आप लोग बाहर रहते हैं, और आप लोग तरसते होंगे कि क्या दिन थे वो, जब हम बचपन में अपने ननिहाल जाते थे, जब हम बचपन में अपने दादा दादी के पास जाते थे, तो जो है कि किस तरह से माहौल रहता था, कितना सौहार्दपूर्ण माहौल रहता था। और जो भी उत्तराखंड के रीति रिवाज थे, जो भी जो है मनोरंजन के साधन थे, चाहे वो थड़िया डांस हो या किसी और तरह की, इस तरह के जो लोकल लेवल पे जो मनोरंजन के साधन थे, उनको किया करते थे। रामलीलाएं होती थी, गढ़वाली में रामलीलाएं होती थी, गढ़वाली भाषा में होती थी, कुमाऊनी भाषा में होती थी। आज वो सब खत्म हो गया है दोस्तों। तो इसे हमें वापस लाना है। इसलिए आप सबको, सबसे मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने उत्तराखंड के लिए किसी न किसी रूप में अपना योगदान दीजिए। जो लोग भी जहाँ भी रहते हैं अपना सहयोग करिए। खासकर उन लोगों को सहयोग करिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनको आप पूरा अपना हर तरह से उनका सहयोग कीजिए, ताकि जो है हम अपने सपनों का उत्तराखंड, जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे, जिसके लिए बलिदान दिए गए, वो सपने हमारे साकार हो सकें। हम फिर उन खेत खलियानों में खेल सकें, फिर उस जो है खूबसूरत सी वादियों में हम लोग वापस जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।